अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू पास पेपर एंड दिस पास पेपर इज मई जून 2024, पेपर 4 वेरिएंट 2। ठीक है। अच्छा, ये पेपर 2 आवर्स का होता है एंड यू हैव थ्री सेक्शंस। वन इज सेक्शन ए, वन इज सेक्शन बी एंड द अदर इज सेक्शन सी। आपके पास तीन सेक्शंस हैं, ए बी और सी। ठीक है। ये जो सेक्शन ए है, चूंकि आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो सेक्शन ए है ना, बेसिकली ये आपकी केस स्टडी होती है। और ये केस स्टडी है ना, कहीं से भी आ सकती है, माइक्रो से भी आ सकती है, मैक्रो से भी आ सकती है, मिक्स भी आ सकती है। तो सेक्शन ए कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, कहीं से भी आ सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरा है वो होता है सेक्शन बी। अच्छा, ये सेक्शन बी जो है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड। ठीक है। सेक्शन बी किसके रिलेटेड है? सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है। आपके पास टू क्वेश्चंस होंगे। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है। क्या बोला भाई? आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा अपनी पर्सनल चॉइस का। ठीक है। फिर आपके पास सेक्शन सी है, जो कि प्योरली मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा। और अगेन इस सेक्शन सी के अंदर आपके पास दो क्वेश्चंस हैं और आपको कोई भी एक अपनी मर्जी का, अपनी चॉइस का अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो काफी मैंने क्लियर कर दिया है। पेपर 2 आवर्स का है। आपके पास तीन सेक्शंस हैं, ए बी सी। ए माइक्रो मैक्रो से कहीं से भी हो सकता है। ए केस स्टडी होगा। और ये जो बी है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होगा, जिसको ऐसे भी कहते हैं। बी माइक्रो से होगा, सी मैक्रो से होगा, स्ट्रक्चर सेम है, कोई भी दो में से एक सवाल करना है अपनी मर्जी का। ठीक है। अब केस स्टडी शुरू करते हैं। अच्छा जी, केस स्टडी शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि जो बच्चे मुझसे, ज्यादातर मेजोरिटी बच्चे, 80% बच्चे मुझसे एएस में पढ़ चुके हैं, तो दे ऑलरेडी नो कि पहले जो है हमें पेपर के अंदर सेक्शन बी और सी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो ज्यादा मार्क्स का होता है। और उसके बाद हम लोग सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे। तो सर हम लोग क्या करें पेपर में? हम लोग पेज छोड़े, जगह छोड़े? जगह नहीं छोड़नी। यू जस्ट हैव टू सिंपली राइट दी हेडिंग सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। फिर सेक्शन सी, तो ऊपर सेक्शन सी की हेडिंग, फिर नीचे क्वेश्चन नंबर। तो पहले आप बी और सी करेंगे, उसके बाद आप सेक्शन ए की तरफ आएंगे। ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए में एक बात याद रखना, जिस बच्चे ने ये केस स्टडी वापस पीछे जाके पढ़ना शुरू करी ना, उसका पेपर तो लाजमी कुछ ना कुछ छूटेगा। तो अच्छा और होशियार बच्चा वो है जो एक बार में केस स्टडी बिल्कुल डिटेल में पढ़े और साथ साइड में पॉइंटर्स लिखे। क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन देखो ना, तो आप पीछे अगर पेज घुमाओगे तो आपको ये सारे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। यू जस्ट रीड दी पॉइंटर एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है। तो खैर, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर डूइंग सेक्शन ए। दिस इज केस स्टडी। वी विल स्टार्ट टू रीड इट। डेवलपमेंट्स इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। ठीक है। The advantage of the car is that it provides freedom for the consumer. However, the disadvantages of car use are that it creates congestion, carbon dioxide, CO2 and air pollution. तो यार मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने कंजेशन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एयर पोल्यूशन का वर्ड पढ़ा ना, तो दिमाग में एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, जैसे ही आपने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, जैसे ही आपने एयर पोल्यूशन का वर्ड पढ़ा, जैसे ही आपने ट्रैफिक कंजेशन का वर्ड पढ़ा, तो आपके दिमाग में फौरन से एक वर्ड क्लिक होना चाहिए। और वो वर्ड क्या है? आपके दिमाग में फौरन से एक वर्ड क्लिक होना चाहिए, और वो वर्ड क्या है? एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है। ये दिमाग में आपके ये सारे वर्ड्स क्लिक करने चाहिए। एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में, ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में क्लिक करने चाहिए। ऐसा ही है भाई? सही कह रहा हूँ? अच्छा, अगला पढ़ते हैं। मतलब मार्केट फेलियर तो हो रहा है, ये बात तो क्लियर है। These disadvantages led many countries to agree to replace internal combustion engine ICE cars with electric vehicles from 2030। ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मल इंजन था ना, जो ऑयल पेट्रोल पे चलता है, जिसको आइस भी कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करा गया। और वो क्यों रिप्लेस करा गया? क्योंकि जो पुराना वाला इंजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन गाड़ियों की वजह से क्रिएट हो रहा था।
तो इलेक्ट्रिक कार्स से भी ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। हाउएवर दे वोंट बी प्रोड्यूसिंग एनी एयर पोल्यूशन नॉर एनी कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नल कॉस्ट तो रिड्यूस होगी, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में काम की यही बात थी। The successful introduction of EV is dependent on the development of battery technology and production of batteries to enable EV to drive a similar distance to ICE cars before they need recharging। ये कह रहा है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है ना, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है ना, ये बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट है, बैटरी के ऊपर। और बैटरीज ऐसी प्रोड्यूस होनी चाहिए कि जितना डिस्टेंस आइस कार्स ट्रैवल करती हैं उतनी ही ईवी भी ट्रैवल करे बिना रिचार्ज के। ठीक है, ये कह रहा है पहली 3 लाइन। बेटर इलेक्ट्रोकोड डिजाइन, battery assembly and chemistry are all technical aspects of battery production that could reduce cost, resulting in economies of scale from more efficient use of capital and labor। ये क्या कह रहा है? Better electrode design, battery assembly and chemistry are all technical aspects of battery production that could reduce cost, resulting in economies of scale from efficient use of capital and labor। ये कह रहा है कि यार अगर आप बेटर डिजाइन क्रिएट करो, बैटरी की असेंबली करो, ये सारी केमिस्ट्री को जोड़ो ना, तो फिर आपको आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, आप एक चीज हासिल कर सकते हो। उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कोई बच्चा बताएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े पैमाने पे काम करने के फायदे हैं ना। तो मैं इधर लिखूं इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बड़े पैमाने पे काम करने के फायदे हैं, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। ठीक है, सही है भाई, आओ आगे चलते हैं। इन एडिशन टू टेक्निकल इकोनॉमीज, अच्छा इसने बता भी दिया कि कौन सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे। इसने बता भी दिया, इसने बता भी दिया कौन से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे। बहुत सारे होते हैं ना, परचेजिंग, मार्केटिंग, रिस्क बेयरिंग, टेक्निकल, फाइनेंशियल। तो इसने बोला टेक्निकल इकोनॉमीज अचीव होंगे। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज कब अचीव होते हैं? किसी को पता है ये टेक्निकल इकोनॉमीज कब अचीव होते हैं? बेटा टेक्निकल इकोनॉमीज तब अचीव होते हैं जब आप नई टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई टेक्नोलॉजी के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो उससे जो है ना आपकी वेस्टेज कम होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे फिर आपकी जो है ना वो एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू होती है। ठीक है, जिससे फिर आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर ये क्या कह रहा है? In addition to technical economy, there will be purchasing economies of scale in battery production when buying raw material and capital equipment in bulk। ये कह रहा है टेक्निकल इकोनॉमीज तो हासिल होंगे, साथ साथ परचेजिंग इकोनॉमीज भी हासिल होंगे। क्यों? क्योंकि वो बल्क में माल खरीदेगा। बल्क में क्या खरीदेगा? बैटरी के लिए रॉ मटेरियल और कैपिटल इक्विपमेंट खरीदेगा। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ में काम की बात क्या है कि बैटरी ऐसी टेक्नोलॉजी से डेवलप होनी चाहिए कि जितना आइस कार्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना इलेक्ट्रिक कार भी ट्रैवल करे। फिर इसके अलावा टेक्निकल इकोनॉमीज का फायदा होगा क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा बैटरी को प्रोड्यूस करने में। उसके अलावा बल्क में माल भी बाय कर रहा होगा, तो मार्केटिंग, परचेजिंग इकोनॉमीज का फायदा होगा। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। टेबल 1 शोज एवरेज कॉस्ट ऑफ बैटरी प्रोडक्शन फॉर ईवी यूजिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी ए, टेक्नोलॉजी बी। अच्छा एनुअल प्रोडक्शन 0.5 मिलियन किलोवाट टेक्नोलॉजी ए से बनाते हैं तो 115 की कॉस्ट है, 120 की कॉस्ट है। 2 मिलियन बनाते हैं तो 105 की कॉस्ट है, 90 की कॉस्ट है। 4 मिलियन बनाते हैं तो 98 80 की है। 10 मिलियन बनाते हैं तो 97 80। एक बात मुझे समझ आ रही है, एक बात मुझे समझ आ रही है, एक बात क्या मुझे समझ आ रही है, एक बात मुझे ये समझ आ रही है कि अगर मैं ज्यादा किलोवाट बना रहा हूं ना, अगर मैं ज्यादा किलोवाट बनाने जा रहा हूं तो टेक्नोलॉजी बी मुझे फायदा दे रही है। ऐसा ही है, अगर मैं ज्यादा किलोवाट बना रहा हूं तो टेक्नोलॉजी ए के मुकाबले में बी मुझे ज्यादा फायदेमंद लग रही है ना। क्योंकि अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो आप देखें 0.5 मिलियन किलोवाट्स जब मैं बना रहा हूं तो टेक्नोलॉजी ए मुझे कॉस्ट करेगी $115 और ये कॉस्ट करेगी 120। लेकिन जब मैं 2 मिलियन किलोवाट बना रहा हूं तो टेक्नोलॉजी ए के थ्रू मुझे कॉस्ट पड़ेगी 105 की और बी के थ्रू 90 की पड़ेगी। गौर से देखना,
अगर मैं 4 मिलियन किलोवाट बना रहा हूं तो टेक्नोलॉजी ए मुझे कॉस्ट करेगी 98 की और टेक्नोलॉजी बी के थ्रू मुझे कॉस्ट पड़ेगी 80 की। तो मुझे एक बात दिख रही है कि यार जैसे जैसे किलोवाट्स बढ़ रहे हैं तो दूसरी वाली टेक्नोलॉजी मुझे सस्ती पड़ रही है और पहली वाली टेक्नोलॉजी मुझे कंपैरेटिवली महंगी पड़ रही है। ठीक है, ये बात मुझे समझ आ गई। The shift to EV will cause redundancies for highly skilled mechanic engineers who have developed and refined the ICE। ये कह रहा है कि जब लोग ईवी पे शिफ्ट होंगे ना तो रिडंडेंसी होगी। किन के लिए रिडंडेंसी होगी? जो स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर हैं आइस के अंदर। आइस मतलब जो पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया कि दो चीजें होती हैं, आपने बिजनेस में भी पढ़ी होगी। एक होती है रिडंडेंसी, एक होती है डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब होता है जब इंसान को उसकी गलती की वजह से निकाला जाता है। सही है। और रिडंडेंसी का मतलब है वो जॉब खत्म हो गई, उसकी बंदे की कोई गलती नहीं है, वो जॉब खत्म हो गई। ठीक है, सही है। जैसे लोग ईवी पे शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो गए, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसकी जॉब क्यों खत्म हुई? क्योंकि अब उस चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की। सही है। अच्छा, कंटिन्यू। ऑफन दीज वर्कर्स आर कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज साउथर्न जर्मनी। और दूसरा, ये वर्कर कुछ स्पेसिफिक एरियाज में काम करते हैं जैसे जर्मनी वगैरह के अंदर। लास्ट पैराग्राफ। The change from ICE cars to EV cars may also cause difficulties for government in two ways. Pehli difficulty. First, many countries rely on oil exports for a large part of their income. For example, Saudi Arabia receives 40% of its GNI from oil export. Secondly, other governments place an indirect tax on petrol and diesel as part of their general revenue. For example, Singapore charges 0.41 per liter, approximately 17% of the price. तो भाई दो मसले हैं। एक वो कंट्री जो कि जिसका रेवेन्यू जो है ना वो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए मसला होगा। जैसे सऊदी अरब अपना 45% ऑयल एक्सपोर्ट करती है ना, इस पैराग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब 45% अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करती है। तो सऊदी अरब का तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा और बीओपी भी नेगेटिव में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि लोग आइस कार जो कि पेट्रोल और डीजल और ऑयल वाली कार है उनको छोड़ के इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा, वो गवर्नमेंट जिन्होंने गैस और पेट्रोल के ऊपर, ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया हुआ है, उनका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। ठीक है, सही है। ये मसले हैं। अब आ जाए क्वेश्चन चेक करते हैं। केस स्टडी मैंने आपको पढ़ना सिखा दी है, आप साइड पे लिखेंगे चीजें ताकि आपको फिर आसानी हो। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने केस स्टडी पढ़ी है ना, अब आपको आंसर फौरन फौरन मिलेंगे। आओ अब स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूजिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, 3 मार्क्स। बताओ भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं भाई? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना। यही सीखा है भाई हमने। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है भाई? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है एवरेज कॉस्ट का कम होना। ऐसा ही है भाई। तो एग्जाम्पल आप दो यूज कर सकते हो, टेक्निकल इकोनॉमीज भी यूज कर सकते हो और परचेजिंग इकोनॉमीज भी यूज कर सकते हो। ऐसा ही है भाई। सही कह रहा हूँ भाई? अच्छा भाई, चले आए शुरू करते हैं। इंटरनल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेजेस, आर एडवांटेजेस, आर एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग
of operating on a larger scale, which is a of operating on a larger scale, which is a fall in per unit average cost, which is a fall in per unit average cost as output output increases। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। सही है। एज परचेजिंग इकोनॉमीज as purchasing economies is being achieved as purchasing economies is being achieved due to bulk purchasing of batteries, due to bulk purchasing of batteries। ठीक है, सही है भाई, ये आपको 3 मार्क्स मिल गए। तो हमने क्या लिखा भाई, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल विच इज अ फॉल इन पर यूनिट एवरेज कॉस्ट एज आउटपुट इंक्रीजेस as purchasing economy is being achieved due to बल्क परचेजिंग ऑफ बैटरीज। ठीक है, ये पहला हो गया। अब अगला सवाल कह रहा है, अगर आप अगला सवाल पढ़ूं, पार्ट बी, कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्किल एंड टू व्हाट एक्सटेंट दैट डेटा इन टेबल 1.1 सजेस्ट दैट दिस हैज बीन अचीव 3 मार्क्स। तो यार मुझे बताओ जरा, मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल कहाँ पे पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? बताओ, मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल हमने कहाँ पे पढ़ा था? बताओ भाई, मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल हमने कहाँ पे पढ़ा था? थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, कॉस्ट प्रोडक्शन के चैप्टर में। तो आपको बताया था मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल क्या होता है, जब आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा आउटपुट बनाते हो और आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो रही होती है। ठीक है, जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ओवर द टाइम रिड्यूस होती है, इसको कहते हैं मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल। और अभी हमने टेबल 1.1 में देखा भी था कि जो मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल है वो टेक्नोलॉजी ए में अचीव नहीं हो रहा, वो बी में अचीव हो रहा था। यही देखा था ना भाई हमने। तो आ जाओ, लिख देते हैं इसको, जल्दी से आ जाओ। ओके, क्या लिखेंगे? मिनिमम minimum efficient of scale is a point minimum efficient of scale is a point where average cost starts to decrease in the start due to efficient production, but then starts to increase, सही है बेटा हसन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आपकी एवरेज कॉस्ट ओवर द टाइम गिरी रही हो। और मिनिमम एफिशिएंट ऑफ स्केल के अंदर शुरू में इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी हासिल हो रही होती है, बाद में डिस इकोनॉमीज हो जाती है, क्योंकि ओवर एक्सपेंशन होती है, पुअर मैनेजमेंट होती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या लिख दोगे? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ए सजेस्ट दैट MES has not been reached। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी बी सजेस्ट that MES have been suggests that MES has been reached। ठीक है, टेक्नोलॉजी ए के मुताबिक MES अचीव नहीं हुए, टेक्नोलॉजी बी के मुताबिक हो गए। सही, ठीक है भाई। चलें अब आगे, आ जाओ। पार्ट सी,
Analyze with the aid of a diagram, the likely impact of the changes to EV on the labor market for workers producing ice in the southern Germany 6 mark। तो यार मुझे बताओ क्या डायग्राम बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि ईवी की वजह से जो लेबर मार्केट के ऊपर चेंज आया है, जो लोग आइस आइस इंजन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, उनकी डिमांड कम होगी ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो मैं डायग्राम बना सकता हूँ, मैं डायग्राम बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, मैं डायग्राम बना सकता हूँ, ऐसा ही है भाई। डायग्राम बना सकता हूँ मैं, क्या डायग्राम बनाऊंगा, पार्ट सी। पार्ट सी मेरे पास जगह नहीं है, मैं किधर बनाऊं। एक सेकंड रुकना, पहले मैं, इस बच्चे ने बताया है कि टेक्नोलॉजी ए है हैज़ नॉट बीन रीच्ड, और टेक्नोलॉजी बी है हैज़ बीन रीच्ड, ठीक है। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं पार्ट सी यहाँ ऊपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पार्ट सी यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जगह नहीं है मेरे पास। ओके। तो यार डायग्राम क्या बनेगी, मुझे बताएगा कोई बच्चा। सर आपने बोला डायग्राम बनेगी, डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे लेबलिंग करनी होगी ना। तो ऊपर आ जाएगा वेज रेट, और वेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। और सर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है सारी जिंदगी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, सप्लाई कर्व अपवर्ड है, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगा वेज रेट, ऐसा ही है भाई। तो देखो ये हो जाएगा डिमांड फॉर लेबर, ये हो जाएगा सप्लाई फॉर लेबर, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा वेज रेट, और ये हो जाएगा क्वांटिटी फॉर लेबर। अब बताओ डिमांड कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा भाई, डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड ना। तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ये न्यू इक्विलिब्रियम आया, ये न्यू वेज रेट आ गया, देखो भाई। डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, ये डिमांड फॉर लेबर के कर्व ने हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये हो गया न्यू इक्विलिब्रियम, ये हो गया नया वेज रेट, और ये आ गया न्यू क्वांटिटी फॉर लेबर। ये मैंने डायग्राम बना दी, ठीक है भाई, सही। अब मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना। इसने बोला है कि इम्पैक्ट बताओ, इम्पैक्ट बताओ, ठीक है, और एनालाइज भी करो ना। इम्पैक्ट बताओ भी कि इम्पैक्ट क्या होगा, और उसको समझाओ भी ना। जो डायग्राम बना के इम्पैक्ट थोड़ी समझा, मुझे समझाना भी तो पड़ेगा इसको। तो अब मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा कि भाई डेफिनेशन थोड़ी देनी होती है, डायरेक्ट समझाना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसको भाई, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर, an increase in demand for EV vehicles, electric vehicles, will reduce will reduce will reduce demand for um, will reduce demand for ICE cars, ठीक है, will reduce demand for ICE cars, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, which will reduce demand for labor, causing leftwards shift, ठीक है, resulting in surplus of worker, रिजल्टिंग इन सरप्लस ऑफ वर्कर्स। ठीक है, जब डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा, रिजल्टिंग इन सरप्लस ऑफ वर्कर्स, कॉजिंग अ फॉल इन वेज रेट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बताओ कि इस मसले का हल कैसे होगा। मोर ओवर नाउ दी वर्कर्स शुड बी गिवन रीट्रेनिंग in order to produce इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ना। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है,
सिंपल इज दैट, ये हो गया आपका खत्म आंसर, ठीक है। देख लो भाई, ए बी और सी क्लियर है। ए बी और सी क्लियर है आपको। डी वाले की तरफ जाएं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी। इवेल्युएट द लाइकली मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द स्विच टू ईवी फॉर बोथ सऊदी अरेबिया एंड सिंगापुर। ये बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताओ स्विच ऑफ ईवी के सऊदी अरेबिया और सिंगापुर के ऊपर। अच्छा, 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आप पहले याद रखना, मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। आपको है ना 6 मार्क्स मिलेंगे नॉलेज एनालिसिस के, ठीक है। याद रखना, आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क्स मिलेंगे नॉलेज और एनालिसिस के, और 2 मार्क्स मिलेंगे आपको इवैल्यूएशन के। ये क्या है, ये इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस 6 मार्क्स में से यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर सऊदी अरेबिया एंड यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर सिंगापुर, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सिंगापुर और सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पहले डिस्कस करते हैं, फिर इस आंसर को लिखते भी हैं। सऊदी अरेबिया और सिंगापुर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे एक बात बताओ। अभी अभी हमने केस स्टडी में पढ़ा था कि सऊदी अरेबिया जो है ना, उसकी मेजर एक्सपोर्ट्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सऊदी अरेबिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, सऊदी अरेबिया के एक्सपोर्ट्स कम होंगे, जिससे एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा, मुल्क में पैसा कम आएगा, इनफ्लोस कम होंगे, तो सऊदी अरेबिया का जो बीओटी है वो डेफिसिट में चला जाएगा, और जो बीओपी है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जब एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी ना, जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी। जब ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सिंगापुर के ऊपर इफेक्ट है, ठीक है। सही, ओके है। अब आओ किसके ऊपर, सिंगापुर के ऊपर ना। तो सिंगापुर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा बताओ भाई। सिंगापुर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। भाई देखो, सिंगापुर है ना, इस ऑयल के ऊपर टैक्स लगाती थी 17% का, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिंगापुर का टैक्स रेवेन्यू कम होगा। और जब टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो ये जो टैक्स कम आएगा, इसको ऑफसेट करने के लिए फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे इन लोगों का जो बजट है वो किस में चला जाएगा, जो इन लोगों का जो बजट है वो डेफिसिट के अंदर चला जाएगा, करेक्ट। सही कह रहा हूँ, इन लोगों का बजट किस में चला जाएगा, डेफिसिट के अंदर, राइट। ओके। फिर हम लोग कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन बताएंगे हम लोग के, हम लोग ये लिखेंगे कि है ना, ये डिपेंड करता है इफेक्ट कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ईवी है, ईवी गाड़ी है, ये टोटल बैटरी के ऊपर है या फिर कुछ फ्यूल के ऊपर भी है। फिर इसके अलावा डिपेंड करता है कि सिंगापुर जो है ना वो सिर्फ टैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, सही है। और सऊदी अरेबिया सिर्फ ऑयल की प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया टूरिज्म के ऊपर भी काम करता है, तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज वेल। सही है। अब मैं मार्किंग स्कीम आपके सामने लेके आता हूँ, ताकि हम देखें कि अगर हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं या कोई और चीज़ हम लोग अगर प्रोड्यूस अगर देख सकें तो, ठीक है। लेट्स गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, internal economies of scale are a reduction in long run average cost as the firm increases its output. Technical economy, purchasing economy, 3 मार्क पूरे हो गए, ठीक है। Minimum efficient of scale is the first output level on the long run average cost curve when further reduction in average cost no longer take place। ये कह रहा है शुरू में एवरेज कॉस्ट गिरती है, बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेक्नोलॉजी ए सजेस्ट दैट एमईएस हैज नॉट बीन रीच्ड, टेक्नोलॉजी बी सजेस्ट दैट एमईएस हैज बीन रीच्ड, हमने यही लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर पार्ट सी में हमने बताया इसको कि डिमांड फॉर लेबर कम होगी, देखो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है जिसकी वजह से वेज रेट कम हो रहा है, सही है। तो इसने बोला है कि शिफ्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम D to D1, वेजेस गिर रही हैं, और क्वांटिटी ऑफ लेबर कम हो रही है, इस जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है।
तो ये सारे आपको 3-4 नंबर तो डायग्राम के मिलेंगे, ठीक है। फिर आप बताओगे इससे वेजेस कम होगी क्योंकि डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है और वर्कर को रीट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सही है। फिर पार्ट डी जो अभी हमने शुरू करा है वो देखते हैं, पार्ट डी क्या कह रहा है। पार्ट डी क्या कह रहा है भाई। पार्ट डी कह रहा है एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगे जिससे एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट्स जो गिरे हैं उसको ऑफसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। सप्लाई में बी रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेन प्राइस ऑफ ऑयल एंड एक्स माइनस एम रिमेन्स इंटरमीडिएट, ठीक है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करी और भी चीजों के ऊपर बात करी, तो नॉट एन इशू एज वेल, ओके। सही है। सिंगापुर, taxation receipts reduce, the pattern of consumer may change, but government spending may decrease to offset fall in tax revenue, taxation may increase for other goods और on income budget deficit। तो यही हमने डिस्कस करा। अच्छा, फिर इवैल्यूएशन में लिखोगे सिंगापुर के ऊपर जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी टू फ्यूल ईवी इज प्रोड्यूस बाय ऑल्टरनेट टू ऑयल। सिंगापुर में डिपेंड करता है कि यार ये जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ये ऑयल के थ्रू बन रही है किसी और चीज के थ्रू बन रही है। और सऊदी अरेबिया और सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया ने बोला था कि 45% वो अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, तो मतलब उसकी जो मेजोरिटी इनकम है वो इस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि ना सऊदी अरेबिया क्या पता ऑयल के अलावा दूसरी और चीजों के ऊपर भी डिपेंडेंट हो क्योंकि सिर्फ इसका 45% इसका ऑयल रेवेन्यू है, ठीक है। सो नाउ लेट्स राइट डाउन दिस डी पार्ट एज वेल, आ जाए। चले पार्ट डी आ जाए, पार्ट डी। पार्ट डी करते हैं, आ जाए चले। अच्छा, डी स्विच टू, डी स्विच टू ईवी, डी स्विच टू ईवी, the effect of switch to EV, the effect of switch to EV on Saudi Arabia, is that there will be a fall in export, there will be a fall in exports, there will be a fall in exports as 45% of revenue of Saudi Arabia is dependent on oil. So this will reduce, export revenue. So this will reduce export revenue and inflows in the country, resulting in BOT deficit, and BOP नेगेटिव, ठीक है। आपको पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। मोर ओवर दिस फॉल इन aggregated demand of oil due to less exports, will contract the production process, will contract the production process, for which less labor will be required,
will be required, leading to increase in leading to increase in leading to increase in अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, ये सऊदी अरेबिया का हो गया। अब हमें लिखना है किसका, सिंगापुर के ऊपर। द इफेक्ट ऑफ स्विच टू ईवी ऑन सिंगापुर is that it will reduce its tax revenue. So in order to offset, um, there will be an increase in government expenditure. There will be an increase in government expenditure, which will result in which will result in which will result in बजट डेफिसिट। ठीक है, ये हो गया किसके ऊपर इफेक्ट, ये हो गया सिंगापुर के ऊपर। सही है, ठीक है। अब कंक्लूजन, टू कंक्लूड, बेटा टैक्स रेवेन्यू पहले ज्यादा था, तो अब टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, तो अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगा ना। सही है, क्योंकि जितना टैक्स कम हुआ है उतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा ना ये। सही है, नहीं आप सही कह रही हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करना पड़ेगा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। देयर विल बी अ डिक्रीज, देयर विल बी अ डिक्रीज। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, टू कंक्लूड, द इफेक्ट ऑन सऊदी अरेबिया depends on whether it has diversified its source of income or not। मतलब क्या सऊदी अरेबिया खाली ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, इनके ऊपर भी खर्चा कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द इफेक्ट ऑन सिंगापुर depends on whether electricity to fuel EV is produced by alternatives to oil or not। ठीक हो गया बॉस, तो ये हमने आज केस स्टडी कर ली है। कल जो है वो हम लोग सेक्शन बी की मार्किंग स्कीम बनाएंगे। आई होप आप लोगों को केस स्टडी अटेम्प्ट करना आई होगी, एंड आई होप आई ट्राई टू मेक इट एज इजी आई कैन।